गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी कंप्लीट कर ली है और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। इनोल्स हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम एसिटोएसिटिक एस्टर्स और मेलानिक एस्टर, दो एस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छे रिएजेंट हैं सिंथेसिस के फील्ड में। इनके द्वारा हम कई सारे नए पदार्थ बना सकते हैं और इन्हें हम रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये सक्रिय मिथाइलिन कंपाउंड्स हैं जिनमें कि जो मिथाइल ग्रुप है वो ऐसे दो समूहों से जुड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं और उसकी वजह से ये जो पदार्थ हैं ये अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं जो कीटोन्स हैं, अगर उन पर किसी नाभिक स्नेही का प्रहार होता है तो चूँकि जो कार्बोनिल समूह है वो थोड़ा सा, इसका ये जो कार्बन है ये डेल धनात्मक आवेश युक्त होता है और जो ऑक्सीजन है वो डेल यानी कुछ मात्रा में ऋण आवेश युक्त होता है। इसका कारण इनकी विद्युत ऋणता में अंतर है, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रॉन विद्युत होता है, इसलिए ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर कुछ मात्रा में धन आवेश आ जाता है। ऐसे जो समूह होते हैं जिनमें कि कार्बन पर कुछ मात्रा में धन आवेश उपस्थित होता है, उन पर नाभिक स्नेह का प्रहार आसानी से हो सकता है। ये हम देख सकते हैं, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हम कीटोन पर देखें तो इस पर इस तरह से कीटोन पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रहार होता है। इससे आगे हम चलें, इनोलेट जो कीटोन है उसमें उसका जो क्षारीय माध्यम है अगर हम उसको रखें तो ऐसी स्थिति में उससे ये H निकल करके और इनोलेट आयन बनता है। ये जो इनोलेट आयन है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो एसिटोएसिटिक एस्टर्स या मेलानिक एस्टर, दो ऐसे, ये मेलानिक एस्टर है जिसमें कि एक CH2 समूह के दोनों तरफ एस्टर समूह लगा हुआ होता है, जबकि जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है उसमें एक तरफ कीटोनिक समूह और दूसरी तरफ एस्टर समूह लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम सोडियम इथॉक्साइड से इसकी हम बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकल करके और इनोलेट आयन बनता है। इस हाइड्रोजन आयन के निकलने का मूल कारण इसकी तरफ दोनों तरफ उपस्थित एस्टर समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए ये इनोलेट्स जो हैं बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं और एनायन और के द्वारा सिंथेसिस में बहुत उपयोगी होते हैं। जो एनायन बनता है उसके द्वारा सिंथेसिस में उपयोगी होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एस्टर है, इथाइल एसीटेट्स हैं या एसीटोन हैं या डाईएथिल मेलोनेट जिसे हम मेलानिक एस्टर कहते हैं। हमें अपने कोर्स में फ़िलहाल मेलानिक एस्टर और एसिटोएसिटिक एस्टर के द्वारा की गई सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कि जो CH2 समूह है उसका जो H है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए हम देखते हैं pKa वैल्यू जो है, जितनी कम pKa वैल्यू होगी वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, अर्थात उतनी ही आसानी से वो H+ आयन देगा। तो यहाँ पर हम ये अभिक्रिया देखते हैं जिसमें हमने इथॉक्साइड आयन के थ्रू इसकी जो अभिक्रिया करवाई, ये एस्टर है, एसिटिक एस्टर जो है, इसकी हमने इथॉक्साइड आयन से जब अभिक्रिया कराई है तो इसमें जो CH2 है, यहाँ पर CH3 था, उससे एक H+ निकल करके C2H5OH बाहर हो जाता है और हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है जिसकी pKa वैल्यू 16 है। जबकि दूसरा हम देखें, अमोनिया की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराई जाए एमाइड की उपस्थिति में तो अमोनिया मिलती है और उसकी pKa वैल्यू 35 होती है। ये कुछ एस्टर्स हम देखते हैं pKa वैल्यू के आधार पर कि अगर हमने किसी कीटोन
या किसी एस्टर पर एक हैलोजन अटैच किया है तो ये हैलोजन और अधिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये और आसानी से मुक्त होता है, अर्थात इसकी pKa वैल्यू और कम हो जाती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह किसी CH2 पर लगाए जाते हैं उसकी उतनी ही pKa वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात उसका जो अम्लीय सामर्थ्य है वो बढ़ता जाता है। हम यहाँ पर देखें, ये डाइकीटोन है, इसमें जो pKa वैल्यू है वो 9 है, क्योंकि इसके दोनों तरफ CH2 के दोनों तरफ COCH3 अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये CH2 जो है वो H+ रिलीज़ करने के लिए बहुत सक्षम हो जाता है। इसी तरह से हम आगे देखें, जो बना हुआ आयन है उसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है, अर्थात अब एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात, क्योंकि pKa वैल्यू कम है, ये ज़्यादा अम्लीय है, और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद दूसरा हाइड्रोजन निकलने के लिए जो pKa वैल्यू वो अधिक हो जाती है। बना हुआ जो एनायन है ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, और इसीलिए ये बहुत आसानी से भी, एक कारण ये भी है कि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण करने की वजह से ये एक हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज़ कर सकता है। इसी तरह से हम साइनाइड देखें, साइनाइड में बना हुआ एनायन भी एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने के पश्चात अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर जो pKa वैल्यू है आप देख सकते हैं, जितने ज़्यादा साइनाइड समूह होते जाते हैं उतनी pKa वैल्यू कम होती जाती है, अर्थात अम्ल की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। हमें हमारे कोर्स में पढ़ना है मेलानिक एस्टर, जो कि यहाँ दिखाई दिया है। ये मेलानिक एस्टर है जिसकी हम सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं इथेनॉल की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो करके और यहाँ पर सोडियम लग जाता है, तो ये अभिक्रिया हमारी, ये हमें इथॉक्साइड ये जो हमें कार्बन आयन देता है। ये कार्बन आयन, ये डाईएथिल मेलोनेट, इसे हम यहाँ मेलानिक एस्टर के नाम से भी जानते हैं। डाईएथिल मेलोनेट यहाँ पर उपस्थित है। इससे आगे हम देखते हैं डाईएथिल मेलोनेट का एल्किलीकरण। हम इस डाईएथिल मेलोनेट से कैसे आगे सारी अभिक्रियाएं करा सकते हैं। डाईएथिल मेलोनेट को जब हम पहली स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें जो CH2 समूह है वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, जो COO C2H5 और ये CH2 है, इसमें से एक H निकल करके और वहाँ सोडियम लग जाता है और सोडियम सॉल्ट इसका बन जाता है, जो फर्स्ट स्टेप दिखाई हुई है उससे। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम RX से अभिक्रिया कराते हैं तो X और Na बाहर निकल जाता है और यहाँ पर R लग जाता है, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया। ये एल्काइल उसका उत्पाद बन जाता है। और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो किसी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस जब किया जाए, ये बन गया हमारा RCH C2H5 C2H5, और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर OH लग जाता है, यानी इथेनॉल बाहर मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल के और एसिड मिलता है। अब क्योंकि एक CH समूह पर 2 एसिड ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए ये अनस्टेबल होता है और गर्म करने पर ये CO2 रिलीज़ करके और हमें ये उत्पाद देता है। CO2 रिलीज़ करके हमें ये उत्पाद मिलता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मेलानिक एस्टर की हम पहली अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड से करा रहे हैं, तो हमें पहले स्टेप में यहाँ सोडियम सॉल्ट मिलता है और फिर उसकी हम इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो NaBr बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इथाइल समूह लग जाता है। और फिर इसकी हम नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें तो हमें इसी तरह से हम कई सारे उत्पाद इसके बना सकते हैं। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्फा प्रतिस्थापी एसिटिक एसिड है, ये ब्यूटेनोइक एसिड बन गया है, और भी हम कई सारे उत्पाद इस अभिक्रिया के द्वारा करा सकते हैं। तो जो भी सिंथेसिस है इसे हम कहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड का मेलानिक एस्टर के द्वारा
सिंथेसिस करना। तो जो भी सिंथेसिस है उसमें विभिन्न पद जो आगे चलते हैं वो यहाँ दिखाए गए, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें हम पहले सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें पहले यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिलता है और इस सोडियम सॉल्ट की फिर बाद में दूसरे मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराई जाती है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराई है, तो जो इथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर लग गया है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो दो आपको यहाँ पर जो इथॉक्साइड या एस्टर ग्रुप थे वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके हमें एसिड प्राप्त हो जाता है। ये 3 स्टेप में इसकी अभिक्रिया पूरी होती है। अब जो इनोलेट आयन हमने बनाया है वो कैसे बनता है? फर्स्ट स्टेप में जो इथॉक्साइड है जो सोडियम है और इथेनॉल की अभिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड आयन उत्पाद बनाया जाता है। इस सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति की वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और हमें ये इनोलेट मिलता है। ये इनोलेट सबसे रिएक्टिव हमारा एनायन है। वैसे जनरली जो कार्बन होता है उस पर धन आवेश के साथ में, अर्थात जो कार्बोनियम आयन बनते हैं उसकी रिएक्टिविटी दिखाई जाती है, लेकिन ये एस्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि कार्ब एनायन बनते हैं और वो आगे विभिन्न उत्पादों को जन्म देते हैं। ये कार्बन आयन बनने के बाद में अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी हो जाता है और इसीलिए इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, लंबी होती है। जितना ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्थायी बनेगा या आयन स्थायी होगा, और जितना ज़्यादा वो स्थायी होगा उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो वो किसी भी अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के लिए उतना ही ज़्यादा उपलब्ध होता है और उत्पाद हमें देता है। इसके आगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।